जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जीके के जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले गए हैं तो हाल ही में अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, मतलब जो पेपर लीक हो गया है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले गए थे, पूछे गए थे, तो वही प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं डाला हूँ, ठीक है ना। और ये प्रश्न अग्निवीर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तो उसमें ये करंट के प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा लो कि ये भी हाल ही में मतलब जो भी पेपर कराया जाएगा ना, मान लो 22 अप्रैल से अग्निवीर का पेपर चालू होगा तो मतलब जैसे जो नया नया करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेगा वही पूछा जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाएगा। तो उसी टाइप का प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। तो ईमानदारी पूर्वक से आप लोग पूरा जैसे टेस्ट लगाना, 35 प्रश्नों को आप लोग को पूरा देखना है और लास्ट में बताना है कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। और कल मैं कम से कम 40 से 50 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैं आप लोगों को पूरा बात बता रहा हूँ। जैसे मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर, उसमें जितने लोग जैसे पहले से जुड़े हुए थे, जैसे काफ़ी सारे लोग पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे और वो एप्लीकेशन में जैसे टेस्ट सीरीज जो था ना उसमें रैंक वैंक नहीं दिख रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं दोबारा जैसे दूसरे डेवलपर को पकड़ा और उनसे फिर दोबारा मैं एप्लीकेशन बनवाया। जब दोबारा एप्लीकेशन पूरा अपडेट हुआ तो जो लोग पहले से एप्लीकेशन में लॉगिन किए थे, अपना आईडी पासवर्ड बनाए थे, चाहे 99 रुपया का कोर्स लिए थे चाहे 49 रुपये वाला टेस्ट सीरीज लिए थे, तो फिर जब वो लोग जब नया मेरा एप्लीकेशन अपडेट हुआ तो वो लोग जब अपडेट किए ना तो वो लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो वहाँ पर वो गलत बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है। तो उसको लेकर कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग जैसे पुराना परचेज किए थे तो वो लोग नया ईमेल आईडी पासवर्ड बना के एप्लीकेशन में जा रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो 99 रुपया परचेज किया था, मुझे तो कोर्स मिल ही नहीं रहा है, जो जीके जीएस था वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो भाई ऐसे आप लोग को नहीं करना है। जो आपका पुराना आईडी था ना उसी आईडी से आप लोग को मतलब ऐप में लॉगिन होना है। अगर उस आईडी से आप ऐप में लॉगिन हो गए ना तो जो आप 99 रुपया का जैसे कोर्स लिए थे वो ऑटोमेटिक में आपका माई कोर्स में आ जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मतलब टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को करना है। अगर पुराना आईडी पासवर्ड आप लोग भूल गए हो तो फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। कल मैं 40 से 50 लोगों का पासवर्ड दिया, आज भी आप लोग मैसेज कर देना। जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो मैं सभी लोगों का पासवर्ड दे दूंगा। बस आप लोग अपना आईडी बता देना, मोबाइल नंबर बता देना, उससे मैं आप लोग का पासवर्ड जैसे निकाल कर आप लोग के पास फ़ोन करके बोल दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है 79 054 और 69 515, ठीक है ना, 515। तो इस पर आप लोग मैसेज कर देना कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। बाकी आप लोग एप्लीकेशन से पढ़ाई करते रहो, यहाँ पर भी आप लोग का क्लास चलता रहेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार है। इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। नेपाल इज राइट आंसर। जब भी आ जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास मतलब सूर्य किरण किस देश के साथ हुआ तो भारत और नेपाल के साथ, ठीक है ना। नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीते हैं। देखो ये प्रश्न भी मेरे एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है और ये प्रश्न भी यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, कुश्ती, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन इज राइट आंसर। अभी देखो जो बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है ना तो उसको देखने में याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन 3-4 बार देखोगे ना तो वो ऐसे याद हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के पेपर में पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? आदित्य, विक्रम, विज्ञान और प्रज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विक्रम हो जाएगा। विक्रम इज राइट आंसर।
आंसर। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम, ठीक है ना, विक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में, देखो ये 2024 का बात आया है ना, 100% आप लोग के अग्निवीर के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग किसी तरह से भी याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 2024 का बात आया है। TCS कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर कराती है और वो लेटेस्ट वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं सब, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अर्जेंटीना और नीचे दिया है भारत, ईरान और रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा, ठीक है ना। ईरान इज राइट आंसर। इस प्रश्न को आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। वैसे इस टाइप के प्रश्न जितने भी बनेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो नए नए, जैसे 2024 के लास्ट महीना, जैसे नवंबर दिसंबर वाला, और जैसे 2023 के लास्ट मंथ, जैसे नवंबर दिसंबर वाला करंट अफेयर्स का प्रश्न, और 2024 का मतलब जैसे जनवरी का और फरवरी का, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा तो वो मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब चाहे पैसा पे करो चाहे नहीं करो, वो सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। और देखो मेरा जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला 500 क्वेश्चन है ना, अब आप लोग मेरे एप्लीकेशन से उस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, जो 500 इंपॉर्टेंट जैसे GK GS का क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके भी मतलब तैयार कर सकते हो। बाकी आप लोग जो एप्लीकेशन में परचेज की हो 99 रुपया, तो वहाँ से पढ़ाई करते रहना, और उसका वीडियो भी अब जैसे मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को 99 रुपया में ही जैसे पूरा PDF भी मिलेगा और उसका वीडियो भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उससे आप लोग का पूरा तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, कुछ दिन में मतलब वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। धीरे धीरे काम चल रहा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? मनीला, जाकार्ता, बैंकॉक और कुआलालंपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मनीला हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे जब रूस यूक्रेन में युद्ध जब शुरू हुआ तो मतलब वहाँ कुछ भारतीय लोग फंस गए थे, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन यहाँ पर लिखा गया अश्वगंधा, और यहाँ पर लिखा गया ऑपरेशन सुजय, ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आर्कटुक, ट्विटर, आर्कुट, ट्विटर, मेटा और विंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेटा हो जाएगा, ठीक है ना। मेटा इज राइट आंसर। आप लोग देखते होंगे जब फेसबुक खोलते होंगे तो नीचे मेटा लिखता भी है, ठीक है ना, मेटा नीचे लिखता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2000, देखो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा था ना कि मेरे भाई 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो वो आप लोग याद कर लो, क्योंकि आप लोग के पेपर में पूछा जाएगा। देखो यूपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था। आज का समझो आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो मेरे भाई। जब पुलिस का पेपर जैसे आप लोग को आसान लगेगा तो अग्निवीर का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और राज्य का समग्र लिंगानुपात
क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात क्या है? 912, 812, 982 और 892। इसका राइट आंसर आपका 912 हो जाएगा। 912 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, मैसूर और टुडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है ना। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद इज राइट आंसर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 25 नवंबर, 16 अगस्त, 31 दिसंबर और 1 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मई इज राइट आंसर। आप लोग का जितना भी जीके का प्रश्न करा रहा हूँ ये पूरा का पूरा प्रश्न यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। 14, 10, 16 और 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। 16 इज राइट आंसर। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आपका समानता का अधिकार हो जाएगा। समानता का अधिकार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1963 और 24 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है ना कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 22 जुलाई 1947 को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो ना जाने कितना बार बताया था, मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ कि कितना बार बताया था। ताशकंद समझौता कब हुआ? 15 मई 1972, 10 जनवरी 1966, 18 अप्रैल 1981 और 28 मई 1958 है। तो इसका राइट आंसर 10 जनवरी 1966 हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य, सूरसेन, चैदी और मल्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसेन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस के तरफ चलते हैं। जीएस मतलब सामान्य विज्ञान। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि तीव्र गति से बनने वाला विटामिन है, मतलब सबसे तेज कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी मतलब सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। धूप में जब बैठ जाओगे ना तो तुरंत आप लोगों को विटामिन डी मिलने लगेगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन से संबंधित बीमारी है, ना जाने मैं कितनी बार इसको करा चुका हूँ। श्वसन से संबंधित बीमारी है टीबी, निमोनिया, सिलिकोसिस, उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये सब के सब हो जाएगा। श्वसन से संबंधित बीमारी है, टीबी भी है, निमोनिया भी है और सिलिकोसिस भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीयूष हो जाएगा। पीयूष इज राइट आंसर, ठीक है ना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट है। नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट है कितना है? 80 से 120, 120 से 160, 90 से 100 और 60 से 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 120 से 160 हो जाएगा, ठीक है ना। 120 से 160 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? त्वचा में, रक्त में, अस्थियों में और बालों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रक्त में हो जाएगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय, वृक्क, फेफड़े और मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा, ठीक है ना। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी और माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा किसके कारण फैलता है? मक्खी, मच्छर, चूहा और चमगादड़। तो ये जो हैजा होता है ना, ये मक्खी के कारण फैलता है। तो जब खाना खाने बैठना तो मक्खी वक्खी उधर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग समझ लेना क्या होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग, टीबी, टाइफाइड और मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। मलेरिया इज राइट आंसर। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 2, 3, 4 और 5 है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? शक्ति का रूप, ऊर्जा का रूप, कार्य का रूप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊर्जा का रूप हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस है। इसका राइट आंसर आपका रेटिना हो जाएगा। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, ठीक है ना। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस और बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा और एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम इज राइट आंसर। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध मापने
मापने की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? कूलाम, एम्पीयर, ओम और ओम मीटर है। तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है, ठीक है ना। अभी आप लोग के जीएस के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और जीके के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखो कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अभी आप लोग देखोगे ये डब्ल्यू कितना नंबर पर आता है, आर कितना नंबर पर आता है, ओ कितना नंबर पर आता है, एन कितना नंबर पर आता है, जी कितना नंबर पर आता है। अगर पूरा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 दिया है। तो देखो बात कुछ ऐसा है ना, देखो इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दिया है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। खेला हो गया ना, हाँ खेला हो जाता है मेरे भाई। पेपर में भी ऐसे ही होता है, जैसे लगता है जब पता चल जाता है यार ये तो बहुत आसान प्रश्न था, जब नहीं पता चलता है तो गूढ़ा भाग लगाते रह जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इसमें 4 अक्षर है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा ना तो इस तरह से हल करना है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल और माला, तो उसके वास्ते क्या दिया है। जैसे फूल से माला बनता है तो छाता से वर्षा बनता है क्या, या सेकंड से मिनट बनता है, या फूल से वृक्ष बनता है, या ईंट से घर बनता है। इसका राइट सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ईंट से घर हो जाएगा। जो ईंट होता है जिस हिसाब से, जैसे जैसे फूल से माला बनता है, एक छोटा सा फूल लो, फिर 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 एक छोटा सा फूल लो, ऐसे एक माला बना दो। सेम उसी तरह से एक छोटा सा ईंट लो, एक छोटा सा ईंट लो, एक छोटा सा ईंट लो, और उसी तरह से घर बना दो। तो ईंट का संबंध घर से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सी कितना नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है, फिर ए आपका 1 नंबर पर आता है, और टी आपका 20 नंबर पर आता है। उसी तरह से डी कितना नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, फिर डी 4 नंबर पर आता है, ओए है डी 4 नंबर पर आता है, फिर वाई कितना नंबर पर आता है, वाई 25 नंबर पर आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है आपका, एक देखने को मिल रहा है, 3 में 1 जुड़ रहा है, ठीक है ना। 3 में क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। उसके बाद से ए में कितना जुड़ रहा है, ए में 4 जुड़ रहा है तो डी हो जा रहा है, ठीक है ना। नहीं नहीं 3 जुड़ेगा, ए में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद से 20 में 5 जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, तो आगे भी वही कर लेते हैं। ये डी है, डी कितना नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 नंबर पर क्या आता है, तो 5 नंबर पर आपका ई आता है, ठीक है ना। 5 नंबर पर क्या आता है, तो 5 नंबर पर ई आता है। अब देखो सबसे पहले 1 तो जोड़ लिया है, 1 के बाद अब 3 जोड़ेंगे, उसके बाद से 5 जोड़ेंगे, तो अब ओ में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, हो आपका 15 नंबर पर आता है, और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका जी हो गया, जी में 5 जोड़ देंगे, जी पर आपका 7 है, ठीक है ना। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर आपका यल आ जाता है, ठीक है ना। तो ई आर यल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ई आर यल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 11 15 22 26 33 37 और 44 है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 11 है, फिर देखो कम है अधिक है, फिर कम है इससे अधिक है, फिर इससे अधिक है, फिर इससे अधिक है, फिर इससे अधिक है, फिर इससे अधिक है। तो बस अधिक है, ठीक है ना। मतलब जैसे बढ़ता हुआ क्रम में है। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका 11 दिया है, ठीक है ना। 11 के बाद 15 हो गया है, तो 11 में कितना जोड़ा गया है, तो 15 हो गया है। 11 में 4 जोड़ा गया है तो 15 हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से 15 में कितना जोड़ा गया है, तो 22 हो गया है। 15 में 7 जोड़ा गया है तो 22 हो गया है, और 22 में कितना जोड़ा गया है, तो 26 हो गया है। 26 में 4 जोड़ा गया है, 22 में 4 जोड़ा गया है तो 26 हो गया है। 26 में कितना जोड़ा गया है, तो 33 हो गया है। तो 26 में 7 जोड़ा गया है तो 33 हो गया है। उसके बाद से 33 में कितना जोड़ा गया है, तो 37 हो गया है।
तो 33 में 4 जोड़ा गया है तो 37 हो गया है। फिर 37 में कितना जोड़ा गया है तो 44 हो गया है। तो 37 में 7 जोड़ा गया है तो 44 हो गया है। एक बार 4 जोड़ा जा रहा है, एक बार 7 जोड़ा जा रहा है, एक बार 4 जोड़ा जा रहा है, एक बार 7 जोड़ा जा रहा है, फिर एक बार 4 जोड़ा जा रहा है, एक बार 7 जोड़ा जा रहा है। तो लास्ट में 4 जोड़ देते हैं। 44 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 48 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भिन्न शब्द को चुनिए। लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडुचेरी और राजस्थान है। कितना आसान है ना। भिन्न शब्द को चुनिए। ये पूरा का पूरा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक ना। अब देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखता हूँ लास्ट तक हमारा वीडियो कौन देखते हैं। तो अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद से राजस्थान के राज्यपाल कौन है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।